हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम कैब के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ दैट कि इसमें किस तरह के केस स्टडीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम कौन कौन से चैप्टर से कैसे केस स्टडीज़ आ सकते हैं वो देखेंगे। आगे कुछ सेशंस में हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा केस स्टडी कैसे आता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद आवर फाउंडेशन बैच। ठीक है, वहाँ पर हम ईच एंड एवरी चैप्टर के केस स्टडीज देख रहे हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, एवरीथिंग। बट यहाँ पर एक ओवरव्यू हम लेंगे कि बीएफएम के कंपोनेंट में कौन सा चैप्टर से किस तरह का केस स्टडी आ सकता है, वो हम देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे इन दिस सेशन, राइट। सो लेट अस बिगिन। अगर हम देखें मॉड्यूल ए से तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं कि आई कैन से कि एटलीस्ट इफ आई कंसिडर चैप्टर 1 एंड 2, इसमें से लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और वो भी मेनली केस स्टडी बेस्ड या फिर इसी तरह का जो है थोड़ा ट्विस्टेड लॉजिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ये दोनों चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड हो। मॉड्यूल ए में पहला चैप्टर है एक्सचेंज रेट्स इन फॉरेक्स बिजनेस। तो इसमें फॉरेक्स रेट से रिलेटेड बाइंग सेलिंग रेट 75.4 75.9 इस तरीके से बाइंग सेलिंग रेट्स होते हैं। तो ये फॉरेक्स के जो रेट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जाम। इनवर्ड ट्रांजैक्शन आउटवर्ड है, यहाँ पर आपको मार्जिन दे दिया जाएगा बैंक का क्या है, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में ऐड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन में ऐड करना है, कौन से ट्रांजैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ केसेस आपको दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर, राइट। तो इस तरीके से इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि लेट्स से कोई ट्रांजैक्शन किसी दिन पर ये जो है डील की गई है, तो इसका सेटलमेंट कब होगा। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम अभी देखेंगे, सिंपल केस स्टडी, एंड ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेकंड चैप्टर इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो इसमें आपके 3 टाइप्स के जो है रेमिटेंस से रिलेटेड एलआरएस के स्कीम में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है, ये फीमा एक्ट में आपके दिया हुआ है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दीज थिंग्स इन चैप्टर 2। तो फीमा एक्ट में आपके प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस, यानी कि ऐसे रेमिटेंसेस जो नहीं किए जा सकते अंडर द एलआरएस स्कीम। इसके अलावा ऐसे रेमिटेंसेस है जो कोई मिनिस्ट्रीज ही आपको अप्रूव कर सकते हैं। देन देयर आर थर्ड टाइप वेर इन आप जो रेमिटेंसेस है विथ रेस्पेक्ट टू सर्टन काइंड ऑफ रेमिटेंसेस जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है वो भी आपको परमिट कर सकते हैं इन रेमिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो थोड़ी रिलैक्सेशन है नीचे जैसे हम आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को पूछा जाएगा, रेमिटेंस का केस आपको दे दिया जाएगा, और फिर पूछा जाएगा कि वेदर इट इज़ प्रोहिबिटेड, वेदर इट कैन बी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री या फिर क्या। ठीक है, तो ऐसा। इसके अलावा चैप्टर 3 में यू हैव करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग मोस्टली थियोरेटिकल लॉजिकल काइंड ऑफ है, तो फ्रॉम देयर मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस विल कम। बट एनआरआई अकाउंट्स वाला जो पार्ट है इसमें आपको केसेस दिए जाएंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, एंड पूछा जाएगा कि ये जो अकाउंट के प्रोसीड्स है, ये पर्टिकुलर प्रोसीड्स हैं जो इस पर्सन के हैं जो कि एनआरआई हैं, या फिर एनआरआई अभी नहीं रहे हैं या फिर पहले थे, ऐसा देकर आपको पूछा जाएगा कि कौन से अकाउंट में ये प्रोसीड्स जा सकते हैं, या फिर किस तरह का अकाउंट खोला जा सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। एनआरआईज कैन ओपन एनआरओ एनआरई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कैन बी ओपन, राइट। तो डिफरेंट अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय द एनआरआईज। तो इस से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कौन से अकाउंट्स में आपके जो है पैसे ट्रांजैक्ट होंगे। चैप्टर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट्स। वेरियस थिंग्स हैं लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड, बहुत सारे रूल्स एंड नॉर्म्स हैं। तो उन सभी को आपको थोड़ा बहुत जो है याद रखना होगा, ताकि आप ये चीज़ असर्टेन कर सको कि पर्टिकुलर एलसी और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी या एक्ट किया गया है तो वो वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल बैंक्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कई बार नेगोशिएट करते हैं, देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को एलसी के टर्म्स के हिसाब से, और कई बार उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, या फिर पॉइंट आउट किया जाता है कि इसमें ये डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी यानी कि ऐसी कोई इश्यू है जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते विद रेस्पेक्ट टू दिस एलसी। ठीक है, तो वो डिस्क्रिपेंसी एक्चुअल में है या नहीं वो आपको एलसी के नॉर्म्स के हिसाब से बताना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, एलसी से रिलेटेड केस स्टडी डेफिनेटली आ सकता है। चैप्टर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। तो इनको कई फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स हैं इससे रिलेटेड, तो वो सारे
ऑफ कोर्स देखने में थोड़ा डरावना है ये चैप्टर, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते आपको याद हो जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इजीली। चैप्टर 6 में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। इसमें थोड़े सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो केस स्टडीज भी पूछे जा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ईसीबी रिलेटेड कुछ नॉर्म्स आपको दे दिए जाएंगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि वेदर दिस इज वैलिड और नॉट। दिस इज रिलेटेड टू मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में अगर हम देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 13 रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री एंड यहाँ पर आपका बासल रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकते हैं। बासल 1 2 3 नॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ वैलिड है क्या नहीं है, कौन सा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और इसमें कुछ स्टैंडर्ड ऐसे केस स्टडीज़ है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल चार्ज कैलकुलेशन, ठीक है, रिस्क के सामने यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल चार्ज, सो सॉरी, ठीक है। वो कैपिटल चार्ज कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क, वो आपका इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो दैट कैन बी आस्क्ड। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, यहाँ पर मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क में वेरियस मेथडोलॉजीज ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क एंड उसके सामने कैपिटल को कैलकुलेट करना, क्योंकि रिस्क के सामने यू हैव टू मेंटेन सम कैपिटल, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोज आर देयर। ऑपरेशनल रिस्क में भी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड्स, जैसे बेसिक अप्रोच है, एडवांस्ड अप्रोच है, देयर इज वन मोर। तो 3 काइंड्स ऑफ जो मेथड्स है उससे कैसे कैसे रिस्क को कैलकुलेट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। देन चैप्टर 24 इन मॉड्यूल सी, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स है हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, वी हैव ऑप्शंस, ये सब। तो इनसे रिलेटेड आपका जो है स्वैप्स है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केस स्टडीज में भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकता है। देन चैप्टर 31 इन मॉड्यूल डी, दैट इज RAROC, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इससे इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड इस पर भी कुछ केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं। वैसे तो BFM ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके हर एक चैप्टर से, अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर्स वेयर थोड़ा सा आपका जो थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, अपार्ट फ्रॉम दोज अदर चैप्टर्स से डेफिनेटली केस स्टडी के चांसेस है, बट ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिससे पक्का पक्का एग्जाम में केस स्टडी आने वाला है। तो इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए डेफिनेटली यू शुड पे अटेंशन ऑफ द केस स्टडीज, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक केस स्टडी फॉरेक्स रिलेटेड है। राजू एन इम्पोर्टर नीड्स टू एक्सचेंज CAD फॉर USD, ठीक है। तो पैसा एक्सचेंज करना चाहते हैं USD के सामने, टू पे फॉर गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, ही डिसाइड्स टू एंटर इनटू अ टर्म डील, ठीक है। तो वो एक्सचेंज करने के लिए लेट्स से हमें अपना इंडियन नेशनल रुपी के सामने US डॉलर्स चाहिए, तो हम फॉरवर्ड कुछ दिन बाद का एक डील जो है कर लेंगे। मोस्टली फॉरवर्ड डील्स होते हैं इसमें, यहाँ पर टर्म डील दिया गया है, ठीक है। तो वो अक्टूबर 10 2024 को ये पर्टिकुलर डील किया गया है, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है, ये एक वेंसडे है, क्योंकि अगर इसके बाद के जो दिन है उसमें सेटलमेंट होना है मोस्टली, तो वो दिन अगर हॉलीडेज होंगे देन द सेटलमेंट विल हैपन लेटर ऑन, या फिर पहले, ऐसे नॉर्म्स रूल्स है। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए मोस्टली क्वेश्चन आता है जहाँ पर वर्किंग डेज करके दे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जैसे वेंसडे है, सेटलमेंट इसका थर्सडे को होना है, तो थर्सडे वर्किंग डे है या नहीं दिया है, तो यू कैन जस्ट अज्यूम कि वो बिजनेस डे है, वर्किंग डे है। ऑब्वियसली मोस्टली संडेज जो है हॉलीडेज होते हैं, तो ऐसा आप जो है देख सकते हो एंड अज्यूम कर सकते हो, वरना तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पर वी विल अज्यूम कि थर्सडे इज अ वर्किंग डे। तो यहाँ पर व्हेन विल द सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो फॉर दिस यू शुड नो कि तो ये केस आपने देख लिया कि क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, किसी एक पर्सन को इन्वॉल्व करके यहाँ पर पूछा गया है पर्सनली, तो दैट इज हाउ अ केस स्टडी कैन बी फॉर्म्ड। इसमें क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है रिलेटेड टू द नॉर्म्स एंड टर्म डील से रिलेटेड, और फिर आंसर में आपको देना है कि सेटलमेंट कब होगा, तो उसके टर्म्स जो भी है उसके हिसाब से आपको देना होगा। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट साइकिल, जो है सेटलमेंट साइकिल का मतलब है आपने डील जो कर रखी है, ये काम हमें करना है, मुझे इतने डॉलर्स खरीदने हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो दैट इज नोन एज द टी डे यानी कि ट्रेडिंग डे। डील जिस भी दिन कर रखी दैट इज द ट्रेडिंग डे, एंड सेटलमेंट सेम डे पे हो सकता है, सेम डे पे होगा तो उसे कैश या रेडी ट्रांजैक्शन या डील कहा जाता है। अगर एक दिन बाद होता है दैट इज नोन एज द टर्म डील, ठीक है, टुमारो नेक्स्ट कहा जाता है।
2 दिन बाद होता है तो उसे स्पॉट डील कहा जाता है, ठीक है, ये नाम है इसके। अब इसके बाद का समय 3 दिन, 4 दिन, 30 डेज के बाद अगर कभी भी होता है एट दैट टाइम, तो दैट इज नोन एज अ फॉरवर्ड डील। ओके, तो यहाँ पे टर्म डील दिया हुआ है, यानी कि जिस भी दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसके नेक्स्ट डे आपका सेटलमेंट होना है। तो 10th को हुआ है तो 11th को आपका सेटलमेंट होगा। तो दैट कैन बी द आंसर। तो इस तरीके से केस स्टडीज पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, you can definitely contact us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edotap.co.in. All the best for your preparation. Thank you. Jai Hind.